सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर आईएएस। मेरा नाम है रुपेश और आप मेरे साथ देख रहे हैं 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसा आप सबको पता है, हमने पॉलिटी को 25 क्लासेस में कवर अप करना है और इसका हमने चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज हमारा 10th क्लास है। दिस इज द 10th डे ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसमें आज हम कवर अप करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज को। इसके पहले वाले सेशन में हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर अप किए हुए, एटलीस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू यूनियन टेरिटरीज, सिटीजनशिप, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, और आज हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच आउट ऑल दिस पर्टिकुलर वीडियोस, क्योंकि सारी की सारी वीडियोस यूपीएससी सिविल सर्विसेज से लेकर के असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, एनडीए से लेकर के स्टेट वर्टिकल के सारे एग्जाम तक इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि हमने लक्ष्मीकांत, डीडी बासु जैसे बुक्स को कंपाइल करके प्रीसाइजली इस पर्टिकुलर सीरीज को तैयार किया हुआ है। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फंडामेंटल ड्यूटीज। हार्डली आधे घंटे के अंदर में आप मेरे साथ इस चैप्टर को समझेंगे और इसके बाद आप इसके सारे के सारे क्वेश्चंस लगाने लग जाएंगे। पहले मैं आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लेट मी ड्रॉ योर अटेंशन टू अनदर चैप्टर, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स। आप सभी ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ ना कुछ तो सुना होगा। अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा है और अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको बहुत डिटेल में पता होगा कि सर फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स में आते हुए नजर आएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो है सर, इसको हम बोलते हैं जस्टिशिएबल इन नेचर। कोई मुझे बताएगा जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है? सर जस्टिशिएबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज लीगली इन्फोर्सेबल। अगर कल आपके अधिकारों का हनन होता है, प्रिसाइजली फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है वो कहीं ना कहीं इसको रीस्टोर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल रीस्टोर द फंडामेंटल राइट्स इफ दे आर वायलेटेड, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? लीगली जस्टिशिएबल भी है। ठीक है, इसी से रिलेटेड फंडामेंटल राइट की तरह हमें एक और शब्द दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज हम सभी को पता है, ड्यूटीज का मतलब होता है हमारा कुछ कर्तव्य, हम सभी के ऊपर में कुछ मोरल ऑब्लिगेशन है, हमें कुछ ड्यूटीज भी करना चाहिए। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज बताने से पहले मैं आपको एक बार हिस्ट्री में लेकर के जाता हूं। ठीक है, आप सभी को पता है अंग्रेजों का शासन भारत में स्टार्ट होता है, और अगर मैं आपको प्रीसाइजली एक डेट कोट करूं, बिकॉज आई एम ए हिस्ट्री टीचर, तो आपको पता है सर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसके बाद से अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं बंगाल वाले एरिया पे नियंत्रण कर लिया। दे कंट्रोल द एरिया ऑफ बंगाल। फिर बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, उसके बाद से कहीं ना कहीं अपने आप को स्प्रेड करते हुए नजर आते हैं। 1757 में ब्रिटिशर्स ने अपने आप को पॉलिटिकली स्टैब्लिश किया इंडिया में, और देश आजाद होता है लगभग 1947 में, अप्रोक्सीमेटली 190 साल तक, जिसको बहुत सारे लोग अप्रोक्सीमेटली 200 साल भी कहते हैं। तो क्लोज टू 190 ईयर्स ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया, अंग्रेजों ने भारत को शासन किया। इन 200 साल में अगर आप मुझसे पूछो कि सर इंडियंस को कौन सी ऐसी चीज थी जो नहीं मिली, राइट, दैट दे वर डिनाइड ऑफ, दैट वाज द राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। भारतीयों के पास में कोई अधिकार नहीं था, सारे के सारे अधिकार ब्रिटिशर्स के थे। बहुत सारे ऐसे एक्ट्स बनाए गए जहां पे ब्रिटिशर्स को हमेशा सुपीरियर बनाया गया, चाहे वो आर्म्स एक्ट हो, चाहे जो भी एक्ट है, राइट। लेट्स नॉट गो टू मच इनटू हिस्ट्री। होता ये है सर कि जैसे हमें आजादी मिलती है 1947 को, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया गया, तो संविधान को बनने में कितना टाइम लगता है? 2 साल 11 महीने 18 दिन। याद रखना, 2 years 11 months 18 days। ये 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद जो संविधान बन करके आता है, उस पे सबका जिक्र था कि हमें भारतीयों को अधिकार देना है। वी हैव टू गिव फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन व्हिच दे आर नॉट गिवन फॉर द लास्ट 200 years। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पार्ट 3 के अंदर में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड कर दिया, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, राइट। और इनको बोल दिया कि अब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लीगली इन्फोर्सेबल है। कहने का मतलब है कि अब आपके फंडामेंटल राइट्स कहीं भी वॉयलेट नहीं हो सकते। लेकिन किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि देयर इज ऑलवेज अ टू वे रिलेशन। अगर आप शॉपकीपर को पैसा दोगे तो उसके बदले वो आपको सामान देगा, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा, राइट। तो अगर हमारे पास में राइट्स है, तो क्या हम सिटीजन्स का कुछ मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है क्या हमारे देश को लेकर के, राइट। तो बाद में रियलाइज होता है, स्पेशली प्रिसाइजली बताऊं मैं तो 1975 के आसपास में, जब देश में इमरजेंसी लगता है और ये दिखता है कि हमारे देश में लोग कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को बहुत ही बुरी तरीके से मिसयूज करते हुए नजर आ रहे हैं। जो संवैधानिक आइडियल्स हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के जो नोबल फीचर्स है, उसको मिसयूज कर रहे हैं। देश के प्रति किसी प्रकार का कोई भी कर्तव्य दिखता हुआ सामने नहीं आ रहा था। तभी जाकर के एक कमेटी बैठाई गई। उस कमेटी का नाम था सर स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या नाम था? स्वर्ण सिंह कमेटी, राइट। इस कमेटी को बोला गया रिकमेंडेशन देने के लिए, और इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि सर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज करके एक स्पेशल पार्ट बना करके कुछ इंपॉर्टेंट सी ड्यूटीज ऐड करना चाहिए। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब है सर मौलिक कर्तव्य, यानी कि अगर हम लोग एक इंडिविजुअल है, ठीक है, और ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का हमें
कुछ अधिकार दे रहा है जिसको आप मौलिक अधिकार कहते हैं, तो एज एन इंडिविजुअल हमारा भी कुछ कर्तव्य है उस संविधान के प्रति, उस देश के प्रति, कि हम भी कुछ ना कुछ ड्यूटीज करें, जिसको हम बोलेंगे सर फंडामेंटल ड्यूटीज। फिक्स डिपॉजिट मत समझना, दिस द फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर आप अधिकार ले रहे हो तो आपके ऊपर में कुछ कर्तव्य भी है, आपको कर्तव्य भी करना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है सर, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि ठीक है भाई, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज करके कुछ ऐड करना चाहिए, देश में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर में कुछ कर्तव्य उनको बताना चाहिए कि आपकी कुछ ड्यूटीज है, तो इनको ऐड कहां करें। सो सर ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन अ डिफरेंट पार्ट, और ये पार्ट था पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बहुत लोग को नहीं पता ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब होता है सर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, राइट। यानी कि 4A में, राइट, यानी कि चौथे पार्ट को अमेंड करके एक नया पार्ट बनाया गया 4 का A। आप सभी को पता है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो पार्ट 4 थे। ये है आपके पार्ट 4A। अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हैं तो एक बार आप उन वीडियोस को भी देख लेना, 1 से 1.5 घंटे के अंदर की क्लासेस हैं, बट ट्रस्ट मी आफ्टर वाचिंग दीज वीडियोस आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी रिवाइज नहीं करना, आपका कॉन्सेप्ट और कंटेंट ऐसे ही स्ट्रेंथन होते जाएगा। बस मेरे को आपको एक ही चीज प्रॉमिस करना है, यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग, कि आप इन सेशंस को देखने के बाद में अपने एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन को कंसिस्टेंटली लगाएंगे। जितना पीवाईक्यू लगाओगे उतना पॉलिटी को आप अप्लाई करोगे, क्योंकि पॉलिटी के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आप इसको अप्लाई करना नहीं जानते, अगर आपको आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का डिफरेंस नहीं पता है, आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का डिफरेंस नहीं पता है, उनको अप्लाई करना नहीं आता है, तो आप कितना भी पढ़ लो आपको क्वेश्चन गलती करके आओगे। और मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं इसको, उसमें मैं सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को अप्लाई करते हुए दिखा रहा हूं। सो प्लीज मेक श्योर दैट ऑल यू गाइस रिवाइज द कंटेंट, ठीक है। तो सर इसको हमने पार्ट 4A में ऐड किया, ए मतलब होता है अमेंडमेंट, यानी कि पार्ट 4A के अंदर में आपको क्या दिखाई देगा। सो इनसाइड दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पार्ट 4A यू विल बी सीइंग इज फंडामेंटल ड्यूटीज। किसके कहने पे आया ये सर, ये स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन करने पे इसको ऐड किया गया है। चलो ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद देना है, आप ये सारे के सारे क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करेंगे। और जो भी एस्पिरेंट्स को नहीं पता, हु हैव जॉइंड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, इन सभी का पीपीटी कंटेंट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है यूपीएससी बाय रुपेश, ठीक है। आप इस टेलीग्राम चैनल पे ये सारा का सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। एनीवेज गेटिंग स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्या बोला गया, कौन सा स्टेटमेंट सही है फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर के, ठीक है। आईएएस के एग्जाम में 2017 में पूछा गया सवाल था, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है आफ्टर वाचिंग दिस सीरीज, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक ही क्वेश्चन हमने दिखाया यहाँ पे। पहले हम स्टार्ट करते हैं सर, इसका ओरिजिनेशन या इवोल्यूशन कैसे हुआ है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सर, इसको पार्ट 4A में डाला गया। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है अमेंडमेंट, यानी कि इसको हमने संशोधन करके सर पार्ट 4 के ए में डाला हुआ है। पार्ट 4 क्या था, पार्ट 4 वाज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसी में हमने अमेंड करके इसको डाला हुआ है। दूसरा सर, उसमें आर्टिकल 51A में डाला गया है, किसमें, आर्टिकल 51A में, मतलब अमेंडमेंट, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग सी बात है सर, अभी तक 11 ड्यूटीज हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको देखने को मिलेगा। सो एज ऑफ नाउ हाउ मेनी ड्यूटीज आर देयर इन द फंडामेंटल ड्यूटीज, सो देयर आर एग्जैक्टली 11 ड्यूटीज इन द फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रीसाइजली सिर्फ डीपीएसपी को ऐड किया था, इसको हमने बाद में ऐड किया है। कब इसका नीड हमें पता चलता है, स्पेशली जब देश में इंटरनल इमरजेंसी लगती है 1975-77 के बीच में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उस टाइम पीरियड में सर एक 42nd अमेंडमेंट होता है 1976 में, राइट, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जिनको नहीं पता इसको याद रखना, 42nd अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में जब भी 42nd अमेंडमेंट पढ़ाता हूं तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बताता हूं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान इसको हिंदी में कहेंगे। बेसिकली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपके संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस को ऐड किया गया है, संशोधन करके। लॉट ऑफ न्यू थिंग्स हैव बीन एडेड, चाहे वो प्रीएम्बल में सॉवरेन, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी जैसे शब्द हो, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हो एंड व्हाट नॉट, है ना। डीपीएसपी में भी आपको 42nd अमेंडमेंट में 4 नए डीपीएसपी ऐड होते हुए नजर आते हैं। मतलब इस टाइम पीरियड में 1976 में आपके संविधान में बहुत कुछ संशोधित किया गया था, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। ऑलराइट, इसके बाद से सर ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, इसने प्रीसाइजली 8 ड्यूटीज रेकमेंड किया था, राइट। गवर्नमेंट ने 10 ड्यूटी ऐड किया, फिर गवर्नमेंट ने एक बार और संशोधन करके फाइनली अब कितने ड्यूटीज हो चुके हैं,
Currently today we exist with 11 duties which is incorporated in the fundamental duties वाला part, that is part 4 of Indian Constitution। 11वां ड्यूटी को ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट से 2002 में। मैं आपको एक एक ड्यूटी को डिटेल में बताऊंगा, जस्ट हैव सम पेशेंस, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि एक चीज आपको पॉलिटी में हमेशा देखने को मिलेगा कि ये राइट्स तो आपको मिल चुके हैं, लेकिन क्या ये राइट्स लीगली जस्टिशिएबल है, इनफोर्सेबल है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स, क्या बताया था मैंने आपको, फंडामेंटल राइट्स देवर लीगली इनफोर्सेबल, दिस इज ट्रू। क्या डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या ये लीगली इनफोर्सेबल थे? सर डीपीएसपी लीगली इनफोर्सेबल नहीं थे। क्यों नहीं थे आपको रीजन बता चुका हूं। अगर कल स्टेट कल्याण के बारे में सोचता है, कोई भी गवर्नमेंट अगर वेलफेयर के बारे में सोचती है, तो वेलफेयर ऐसा नहीं हो सकता ना कि 100% सबको दे ही दे, बिकॉज अल्टीमेटली हो सकता है स्टेट के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, रिसोर्सेज की कमी हो, इसलिए डीपीएसपी को लीगली इनफोर्सेबल नहीं किया गया है। मतलब सिंपल सी बात है सर, अगर किसी स्टेट में किसी इंसान को भुखमरी के कारण जान चली गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को बोलो कि आप रिजाइन कर दो या स्टेट गवर्नमेंट उस बेसिस पर रिजाइन कर दे। मतलब उनका मोरल ऑब्लिगेशन है कि इस तरीके का सिस्टम हो कि कोई भूखमरी के कारण किसी की जान ना जाए, मेडिकल सुविधा ना मिलने के कारण किसी की जान ना जाए, जो कि हमने डीपीएसपी में पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ा हुआ है। बट हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशनिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो डीपीएसपी बहुत जगह आपको फ्लॉप होते हुए नजर भी आते हैं। इसलिए डीपीएसपी को लीगली इन्फोर्सेबल नहीं किया गया। लीगली इन्फोर्सेबल का मतलब क्या है कि अगर इनका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो जाओगे या नहीं जाओगे? डेफिनेटली जाओगे, ये तो आपको पता ही है। तो डीपीएसपी को लीगली इन्फोर्सेबल सर नहीं किया गया। अब आती है बात फंडामेंटल ड्यूटीज को। लेट मी टेल दिस टू ऑल ऑफ यू, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं किया गया है। एक बार एक बच्चे ने मुझसे ऑफलाइन क्लास में पूछा था कि सर फंडामेंटल ड्यूटी को जो आप ऐड करते हो तो आपने इसको पार्ट 4 में ही ए में क्यों डाला, आपने इसको पार्ट 3 के ए में क्यों नहीं डाल दिया? राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है सर, इसको 3 के ए में क्यों नहीं डाला? तो मैंने उस एस्पिरेंट को वही आंसर दिया था कि फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन्ड इन पार्ट 3 और फंडामेंटल राइट्स आर लीगली जस्टिशिएबल। सही बात है, डीपीएसपी इज नॉट लीगली जस्टिशिएबल, फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट लीगली जस्टिशिएबल। तो इसको अगर आप पार्ट 3 में डाल दोगे तो फंडामेंटल ड्यूटी भी फंडामेंटल राइट की तरह लीगली जस्टिशिएबल हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट यानी कि पार्ट 3 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आप जो भी चीज को डालते हो वो क्या हो जाता है, दैट इज लीगली जस्टिशिएबल। मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स करेगी ही करेगी। क्या फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स करेगी? नहीं करेगी, है ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट इज नॉट लीगली जस्टिशिएबल। तो आप इसको पार्ट 3 में नहीं डालेंगे, आप इसको किस में डालेंगे? यू विल एड इट इन पार्ट 4, इसलिए इसको पार्ट 4 ए में रखा गया। डीपीएसपी किस में था सर? डीपीएसपी भी पार्ट 4 में था। दिस वाज आल्सो नॉट लीगली जस्टिशिएबल, दिस इज आल्सो नॉट लीगली जस्टिशिएबल, दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन पार्ट 4, सो दिस इज पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, आगे चलोगे तो आपको क्या पता चलेगा, सर ये इंस्पायर है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि अब क्या कहते हैं, उसको रशिया कहते हैं। तो यहां से एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है, राइट। मैंने आपको बताया था डीपीएसपी आयरलैंड से इंस्पायर्ड है, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से इंस्पायर्ड है। तो देयर आर डिफरेंट कंट्रीज जहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ करके चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया, याद रखेंगे। इसके वास्ते सर जापान, अच्छा ये जो एप्लीकेबल है सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल है। सीधी सी बात है, अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आप ही की कर्तव्य है ना इस देश के प्रति। जो नागरिक नहीं है उसका क्या कर्तव्य है? वो तो आएगा और चला जाएगा, आपने तो उसको नागरिकता दिया नहीं है। अब अंग्रेज से आप थोड़ी एक्सपेक्ट करोगे कि वो आकर के अपना कुछ कर्तव्य दिखाए, उनका क्या ही कर्तव्य होगा, वो घूमने के लिए आए चले जाएंगे। इस देश का नागरिक कौन है? मैं हूं, आप हैं, हमारा कर्तव्य इस देश को लेकर। तो इट इज ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ द नेशन। जापान इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री विद अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जापान एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके संविधान में ही बहुत सारी ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड नहीं थी, हमने बाद में ऐड किया। बट जापान के साथ क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी वक्त उसमें ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड थी। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो स्वर्ण सिंह कमेटी, अब इसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वो एसएससी मत समझना, आई एम टॉकिंग अबाउट स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसने 42nd अमेंडमेंट के कारण 1976 में क्या रेफर किया था, तो सर उसने बताया था फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना चाहिए। इसने पता है क्या बोला था? इसने कहा था कि सर ये फंडामेंटल ड्यूटीज को ना लीगली इन्फोर्सेबल कर दो, लेकिन गवर्नमेंट ने लीगली इन्फोर्सेबल नहीं किया। इसका रीजन बहुत सिंपल है। अगर सपोज करो आप फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगली इन्फोर्सेबल कर दोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अथॉरिटी आ जाती है पुलिस अथॉरिटीज के पास में। वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, ये बोलेगे कि आपने ये ड्यूटी नहीं किया, आपने वो ड्यूटी नहीं किया। मिसयूज ऑफ पावर हो सकता है, मतलब ड्यूटी मिसयूज ऑब्वियस सी बात हो सकता है। कोई कुछ भी कह सकता है कि हाँ आपने ऐसा नहीं किया, ऐसे क्यों किया। तो इस तरीके की मिसयूज ऑफ पावर या ऐसा कुछ ना हो,
तो बोला गया कि ये लोगों के ऊपर में मोरली होना चाहिए कि भाई आप मोरल कंसाइंस के साथ आकर के अपने देश के लिए कुछ कर्तव्य दिखाएं, राइट। इसको लीगली इन्फोर्सेबल नहीं करते, एज सिंपल एज दैट। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सोशलिस्ट कंट्रीज के पास आपको दिखाई देंगे। बाकी तो अभी फंडामेंटल ड्यूटीज को अपन देखेंगे तो आपको और डिटेल में इसका कंडीशन समझ में आता हुआ नजर आएगा। तो और ये सब चीज तो खैर मेंस का पार्ट है, कुछ भी खास नहीं है। एंशिएंट इंडिया में भी धर्मा यानी कि ड्यूटी आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट देखा है, हम सभी का कुछ ना कुछ कर्तव्य है। पार्ट 4A जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंडोर्समेंट है ये कहीं ना कहीं टॉलरेंस की बात करता है, प्लुरलिज्म, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, मतलब कहीं ना कहीं ड्यूटीज की बात करता हुआ नजर आता है। राइट्स और ड्यूटीज ये क्या है, ये दे आर द सेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइंस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो वही सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखी हुई दिखाई देगी, आपको बस इसको रीड करना है, नथिंग न्यू इन दिस पॉइंट, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मैं सीधे आता हूं सर ड्यूटीज के ऊपर में। आप देखो आपके सामने ये कुछ 11 ड्यूटीज दिखाई दे रही हैं, दीज आर द 11 इंपॉर्टेंट ड्यूटीज, और यहां से कई बार क्वेश्चन आते हैं। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, राइट। हमारे देश के जो भी इंपॉर्टेंट आइडियल्स संविधान में, फॉर एग्जांपल हमारा नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, जो भी ऐसा नेशनल स्टेज पे आकर के जो भी इंपॉर्टेंट आइडियल्स उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। सही बात है, क्या गलत है? क्या एक सिटीजन का ये कर्तव्य नहीं है कि अपने देश का नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करे, है ना? तो ये तो होना चाहिए। याद कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको ये टर्म याद रखना, रिस्पेक्ट द आइडियल्स, ठीक है, नंबर 1। मैं आपको ना ये पूरे के पूरे जितने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, इनके टर्म्स हाईलाइट करा देता हूं, आप बस टर्म्स देख करके जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, फॉलो नोबल आइडियाज, बस आपको ये याद रखना है, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के जो भी आइडियाज थे, विचारधारा थे, उन्हें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। आज के टाइम पीरियड में आप देखो तो कोई गांधी जी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, मतलब कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि यार हर फ्रीडम फाइटर का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा इस देश को आजाद करने में। You cannot completely say that this freedom fighter was irrelevant or his ideology was not good at all, right? मतलब ये कहना आज के टाइम पीरियड में आसान है लोगों के लिए, लेकिन उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था वो एज्यूम करना बहुत टफ है। 7 साल 8 साल के बच्चे फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, समझो बहुत बुरा टाइम है। छोटे छोटे बच्चे फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, माइंस में काम कर रहे हैं। उस टाइम पीरियड में वैसे लोगों ने आपके लिए एक नॉवल फीचर्स आइडियाज के बेसिस पे फाइट किया, जो देश आजाद हुआ। लेकिन आज के टाइम पीरियड में हम क्या कर रहे हैं, उनके उन आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए आपको ये फंडामेंटल राइट में दिखाई देगा कि बेसिकली नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की जो विचारधारा, इसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। दिस इज देयर। नेक्स्ट आपको क्या दिखाई देगा सर, जो सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये जो की टर्म्स इसको याद रखेंगे। हमारा देश एक सॉवरेन देश है, इंडिपेंडेंट है, यूनिटी होना चाहिए, लोगों के बीच में इंटीग्रिटी होना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट से टर्म्स है, जिसको आप ध्यान रखेंगे व्हेन एवर यू आर रीडिंग दिस चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज में से। प्लस हमें इस देश के लिए नेशनल सर्विस के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। दिस इज अनदर की टर्म पूरे पूरे फंडामेंटल ड्यूटी में, नेशनल सर्विस। मतलब अगर कल आपका देश किसी दूसरे देश के साथ में वॉर पे चला जाए, आपसे कहा जाए कि दिस इज द हाई टाइम यू शुड सपोर्ट द नेशन, तो यू शुड बी स्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग द नेशन। आप कहीं ना कहीं वो नेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हुए नजर आए, राइट। तो नेशनल सर्विस इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लस लोगों के बीच में हार्मनी हो और ब्रदरहुड हो। ब्रदरहुड मतलब क्या है? भाईचारा। लोगों के बीच में अगर भाईचारा है, हार्मनी है, तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में चीजें बहुत ही स्टेबल दिखाई देंगी। तो ये की टर्म्स है, आपको पूरा रट्टा नहीं मारना है। मैं आपको क्यों की टर्म्स हाईलाइट करा रहा हूं, क्योंकि की टर्म्स अगर ध्यान में है तो क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। तो ये कौन बता पाएगा? जिसने एटलीस्ट पढ़ा हो कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो बस आपको की टर्म्स ध्यान में रखना है। आगे चलो, जो हमारे देश के रिच हेरिटेज है, जो भी हमारा धरोहर है, फॉर एग्जांपल आपको जो भी इंपॉर्टेंट सा साइट हो गया, राइट, अजंता केव्स, इलोरा केव्स, ताजमहल, राइट, ऑल दीज आर द रिच हेरिटेज, राइट, दे शुड बी प्रिजर्व्ड, इनको हमें बचाना चाहिए। प्लस नेचुरल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस। अगर हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करते हुए नजर आएगी। आज के टाइम पीरियड में वो समस्या सामने आना स्टार्ट हो चुकी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेनेजुला एकमात्र ऐसा देश है हमारे, मतलब एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसने अपने सारे के सारे आइस क्यूब्स, मतलब वो कह सकते हैं ना कि ग्लेशियर्स पिघल गए वेनेजुला के, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने शायद कहीं तो पढ़ा था। तो दैट यू कैन सी कि नेचुरल एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा लोगों के अंदर में सर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होना चाहिए। एवरीथिंग यू कैन नॉट टेक ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ, कि बिलीफ की मान्यताओं के बेसिस से आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए।
टेम्परामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू शुड नो टू क्वेश्चन द अथॉरिटीज इफ थिंग्स आर नॉट इन द फेवर, ठीक है। नेक्स्ट सर, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना, हमारे अंदर एक्सीलेंस इन ऑल द स्पेयर्स, राइट, मतलब ऐसा ना हो कि बस हम पढ़ाई के चक्कर में लगे और बाकी चीजों में हम पीछे जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी एक्सीलेंस इन ऑल द स्पेयर्स। और इसके बाद आपको दिखाई देगा जितने भी पेरेंट्स हैं उनका ड्यूटी है कि अगर 6 से 14 साल के बच्चे हैं तो उनको जरूर पढ़ाएं। ये 86 अमेंडमेंट से ऐड किया गया है 2002 में। तो ये सारे के सारे मैंने आपको की टर्म्स हाईलाइट करा दिए, बस अगर आपने की टर्म्स देख लिया आपका काम हो चुका है। फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी की टर्म के आसपास में आपको दिखाई देंगे। फंडामेंटल ड्यूटी इंपॉर्टेंट क्यों आप सभी को मैं बता चुका हूं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिविल राइट्स के बारे में बताते हैं, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन किया गया है, राइट, उसके बारे में बताते हुए नजर आते हैं, हमारे वे ऑफ लाइफ को कोडिफाई करते हैं। ये जो भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द मीन्स, आप इसको मेंस में रिटन डाउन करेंगे आपका काम हो जाएगा। प्लस ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी है, इस वर्ड को हमेशा याद रखना, इसने 8 ड्यूटीज को रेकमेंड करते हुए पता है क्या बोला था कि अगर ये ड्यूटीज फॉलो नहीं होंगे तो आप पेनल्टी लगाइए, राइट, पेनल्टी भी रेकमेंड कर दिया था। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इसको लीगली इन्फोर्सेबल नहीं करना और पेनल्टी नहीं लगाना, चलने दो जैसा चल रहा है, इसको लोगों के ऊपर में हम रखेंगे, उनके मोरालिटी के ऊपर में रखेंगे। एंड वी सिंसियरली फील कि लोग अपने मोरालिटी से आकर के इसको जरूर से जरूर फॉलो करेंगे। फिर जस्टिस वर्मा की कमेटी थी जो कि यहाँ पे इसका एक छोटा सा ओरिएंटेशन है, नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आगे जाने से पहले जो भी ऐसे एस्पिरेंट है जो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बैचेस को, एनसीईआरटी को कवर अप करने में सफर कर रहे हैं, वी हैव ए मेंटरशिप प्रोग्राम जहां पे हम पूरा एनसीईआरटी 6 से 12 तो कवर अप कराएंगे, 2000 से ज्यादा आपको पीवाईक्यूज कराएंगे, एमसीक्यू कराएंगे। सो इफ यू आर द वन जिसको प्रीसाइजली मतलब एनसीईआरटीज कवर अप करने में ट्रबल होता है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द कोर्सेज, दीज आर द मेंटर्स, आई थिंक यू गाइस मस्ट बी नोइंग अबाउट द मेंटर्स। Server sir written UPSC mains 3 times. Shruti ma'am expert mentor working in QCI government of India but has written UPSC mains and has also guided a lot of aspirant. Solanki sir joined assistant commandant this year, got rank in the UPSC, and Chandan sir great author has written a lot of books in economy. So these are the mentors who are guiding aspirants. ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं है सर, ये सब का सब मैं आपको बता चुका हूं। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या फर्क है, एक पार्ट 3 है, एक पार्ट 4A है, एक लीगली जस्टिशिएबल, एक नॉट जस्टिशिएबल है। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, राइट, सो यू जस्ट सपोज टू गो एंड रीड दिस। तो इसके साथ यू विल अंडरस्टैंड दैट वी एंड अप कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को कंप्लीट कर लिया, बहुत छोटा सा चैप्टर था, नॉट वेरी बिग, बट क्वेश्चंस इससे आते हैं, राइट। तो अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे you'll be definitely able to attempt the questions correctly, right? So with this we end today's class. Fundamental duty is done. आने वाली क्लास अब इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आने वाली क्लासेस में हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट करेंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट, जहां से सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, जस्ट बी कंसिस्टेंट। ऐसे सेशंस में आपको देखने के बाद में अगर आप लक्ष्मीकांत पलटोगे, यू आर जस्ट सपोज टू गो थ्रू द पेजेस, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको मैं कवर अप करा चुका हूं, ठीक है। सो विद दिस सी यू सून इन अदर क्लास, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, चलो टेक केयर, थैंक यू।